Good morning everyone, I am Megha Tyagi and today we will start the topic blood. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ब्लड का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, गैसेस का एक्सचेंज करवाता है, बहुत सारे मिनरल्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेड ब्लड सेल के बारे में, वाइट ब्लड सेल के बारे में बात की थी। रेड ब्लड सेल में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि रेड पिगमेंट के लिए या फिर रेड कलर के लिए ब्लड के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं और ये इनका जो शेप होता है वो राउंड या ओवल शेप होगा और इनका जो सरफेस होता है वो बाई कन्वेक्स सरफेस होगा। जो प्लेटलेट्स का साइज़ होता है वो रेड ब्लड सेल्स का जितना साइज़ होता है उसके 1/4 पार्ट प्लेटलेट का साइज़ होगा। जो काउंट होते हैं प्लेटलेट के वो 2 to 5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो रेड ब्लड सेल है या एरिथ्रोसाइट है उनमें स्टार्टिंग के स्टेजेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि बाद में जाके डिजनरेट हो जाता है जब उसकी मैच्योरेशन हो रही होती है। लेकिन प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है। जो प्लेटलेट है वो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो में भी एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स या मेगाकैरियोसेल्स, उनमें प्लेटलेट्स बनता है, ठीक है। प्लेटलेट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? मेन फंक्शन, जो कॉमन फंक्शन है प्लेटलेट्स का, वो होता है ब्लड क्लोटिंग। जहाँ पे भी ब्लड का लॉस होगा वहाँ पे हमें ब्लड क्लोटिंग करानी पड़ती है ताकि ब्लड कम से कम बहे या ब्लड का लॉस कम से कम हो, ठीक है। तो कैसे होती है वो ब्लड क्लोटिंग? प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड की क्लोटिंग कराता है। ये एक क्लोटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होगी। नेक्स्ट है, जो ब्लड के अंदर कुछ माइन्यूट लेसेंस बन जाते हैं उनको ये क्लोज कर देता है। कौन? प्लेटलेट। और जो प्लेटलेट है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म में भी अपना रोल प्ले करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया। नेक्स्ट, इट कंटेन्स हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन विच आर रिस्पॉन्सिबल इन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये भी डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। अगर प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट का अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, या फिर ब्लड कोएगुलेशन। जो ब्लड क्लोटिंग है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का। ये ब्लड लॉस से प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को। अगर इंजरी की साइड से अगर ब्लड निकल रहा है, ज़्यादा ब्लड निकल रहा है और हमें वो ब्लड की जो लॉस है उसको प्रिवेंट करना है तो ब्लड क्लोटिंग एसेंशियल होती है, ब्लड कोएगुलेशन एसेंशियल होता है उस जगह पे, ठीक है। अब ब्लड की क्लोटिंग कैसे होगी? ये है मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग। जो भी डिसइंटीग्रेटेड टिश्यूज़ होंगे बॉडी के, जहाँ पे भी जिस साइड पे भी इंजरी हुई है वहाँ पे जो भी डिसइंटीग्रेटेड टिश्यूज़ होंगे या प्लेटलेट्स जो भी डैमेज्ड होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर्स में से फैक्टर 5 एंड फैक्टर 7 यहाँ पे अपना एक्शन दिखाएंगे
और इन टिश्यूज़ और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम फैक्टर नंबर 3 बोलते हैं। यहाँ पे हमारा फैक्टर नंबर 7 एंड 5 डिसइंटीग्रेटेड टिश्यूज़ को और डैमेज्ड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि फैक्टर नंबर 3 हम जिसको बोलते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये फिब्रिन जो है वो इंसोल्यूबल होता है और ये थ्रेड्स बनाने शुरू कर देगा। ठीक है, जब थ्रेड्स बनेंगे, थ्रेड में हमारे ब्लड सेल्स और ब्लड के कंपोनेंट्स आके ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, और वो एक क्लोट बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक क्लोट बन जाती है। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 7 यहाँ पे टिश्यूज़ और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फैक्टर नंबर 3 है। हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। जो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं कि जो भी फैक्टर्स क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। जो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है वो है हमारा फिब्रिनोजन, दिस वन, जो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन और बाय द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। अब फर्स्ट है फिब्रिनोजन, सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा था। नेक्स्ट इज फोर्थ फैक्टर है कैल्शियम, फिफ्थ फैक्टर है क्विक लेबाइल फैक्टर, सेवन्थ है क्विक स्टेबल फैक्टर। ये दोनों फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाने में, फॉर्म करने में हेल्प कर रहे थे टिश्यूज़ और प्लेटलेट्स की प्रेजेंस में। ठीक है, जो फैक्टर नंबर 8 है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। अगर इसकी एब्सेंस हो जाए बॉडी में तो हीमोफीलिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। फैक्टर नंबर 9 है क्रिसमस फैक्टर। एक इंसान था क्रिसमस नाम का, तो उसके अंदर सारे के सारे फैक्टर्स थे सिवाय फैक्टर नंबर 9 के, और उसका ब्लड जो है क्लोट नहीं होता था, तो इस वजह से उसके नाम पे ये फैक्टर का नाम रख दिया गया क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम ये वेरी करता है 5 to 15 मिनट्स। ये वो टाइम है जो ह्यूमन ब्लड क्लोट बनाने के लिए टाइम लेता है, मतलब जितने टाइम में ब्लड की क्लोट बनती है उस टाइम को बोलते हैं क्लोटिंग टाइम। ये 5 to 15 मिनट्स वेरी करता है हर ह्यूमन में। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड ग्रुप्स। हमें पता है कि हमारे मतलब सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम पे जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो बहुत डेंजरस माना जाता था और वो मोस्टली अनसक्सेसफुल होता था, क्योंकि जो इंडिविजुअल का प्लाज्मा होता है, मतलब डिफरेंट पर्सन्स का जो प्लाज्मा होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एग्लूटिनेशन हो जाती थी, एग्लूटिनेशन या फिर हीमोलिसिस हो जाती थी एरिथ्रोसाइट्स की। ठीक है, अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उससे हीमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये किसकी वजह से होती थी? ये रिएक्शन 2 फैक्टर्स की वजह से होती थी, एग्लूटिनिन एंड एग्लूटिनोजन। जो एग्लूटिनिन है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है और जो एग्लूटिनोजन है वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो एग्लूटिनिन है वो 2 टाइप्स का है, A and B, द स्मॉल a and B, वेराज जो
एग्लूटिनोजन है वो भी 2 टाइप का है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, अब जो ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर ए एग्लूटिनोजन होगा और बी एग्लूटिनिन होगा, ये प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और जो ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर बी एग्लूटिनोजन ए एग्लूटिनिन। ए बी के अंदर कोई एग्लूटिनिन प्रेजेंट नहीं होगा, दोनों के दोनों एग्लूटिनोजन प्रेजेंट होंगे ए एंड बी। वेयर एज जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर कोई एग्लूटिनोजन प्रेजेंट नहीं होगा, दोनों एग्लूटिनिन प्रेजेंट होंगे। जो एक मैंने टर्म बताई थी एग्लूटिनेशन, वो जो प्रोसेस है वो 2 सेम फैक्टर्स के अंदर होती है। मान लो ए है और कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, तो इन दोनों के अंदर एग्लूटिनेशन हो सकता है, कभी भी डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी एग्लूटिनोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम, जो ब्लड ग्रुप ओ है इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं कि ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एग्लूटिनोजन प्रेजेंट नहीं है जो कि एग्लूटिनेशन की जो प्रोसेस है उसको करेगा। ठीक है, एग्लूटिनेशन को हम हीमोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एग्लूटिनिन प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं क्योंकि ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। वेयर एज ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये अपना ब्लड सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर एक्सेप्ट करने की बात आ जाए तो ये सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर जो है इसको हम रिसस फैक्टर भी बोलते हैं। ये सबसे पहले रिसस मंकीज़ के अंदर देखा गया था, जिसके अंदर ये फैक्टर होता है RH फैक्टर, उनको हम RH पॉजिटिव इंडिविजुअल्स बोलते हैं, और जिनके अंदर ये फैक्टर नहीं होता उन्हें बोलते हैं हम RH नेगेटिव इंडिविजुअल। जो एग्लूटिनिन हमारे इनके अंदर कोई भी एग्लूटिनिन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर हमने हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लिया तो पहले टाइम पे तो कोई हमारी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन अगर सेकंड ट्रांसफ्यूजन अगर हम करवाते हैं तो उसके अंदर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। फिर एक टर्म आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अगर फीटस का अगर फीटस RH नेगेटिव है, या फिर मान लो मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो फीटस RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, मान लो RH पॉजिटिव है फीटस, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, तो इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि जो RH एंटीजन है, फीटस के अंदर RH एंटीजन है, तो वो ट्रैवल कर जाएंगे प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में। ठीक है, इसकी वजह से जो RH एंटीबॉडीज़ हैं वो मदर के ब्लड में डेवलप हो जाएंगी। एंटीजन आया था फीटस से मदर के अंदर, अब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कहाँ पे डेवलप होंगी? मदर के ब्लड में। जब ये एंटीबॉडी फीटस तक जाएंगी तो ये कुछ हीमोलिटिक रिएक्शन कॉज करेंगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, कुछ अब हमारे डिसऑर्डर्स आते हैं ब्लड के। पहला है अनीमिया। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें रेड ब्लड सेल के नंबर में डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। इन दोनों में से किसी एक डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है।
क्योंकि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो बॉडी के अंदर ब्लड ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अनीमिया के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ब्रीथलेसनेस, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, ये सब। अब जो अनीमिया है वो बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया। तो हम इन सब को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। किस चीज़ की वजह से? अगर हम अपनी डाइट में आयरन ले ही नहीं रहे हैं तो इसकी वजह से, और अगर हम ले भी रहे हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बॉडी में, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। अब आयरन की कमी से अनीमिया क्यों हुआ? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। अगर आयरन ही हमारी बॉडी में नहीं गया तो हीमोग्लोबिन भी सिंथेसाइज नहीं होगा, तो इसमें अनीमिया हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें विटामिन B12 या फिर जिसको हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड ये सारे के सारे रेड ब्लड सेल की मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनकी डिफिशियंसी होगी तो रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन नहीं होगी, तो अगर मैचुरेशन नहीं होगी तो लार्ज साइज ब्लड सेल या फिर इमेच्योर ब्लड सेल रह जाएंगे, ठीक है, जिनको हम मेगलोब्लास्ट बोलते हैं, और वही हमारे सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल की वजह से होती है। मान लो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन उनकी, मतलब अगर ज़्यादा रेड ब्लड सेल जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से हीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है। ये किस किस की वजह से होता है हीमोलिटिक अनीमिया? इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी फैक्टर्स, मतलब जो हमें हमारे फैमिली से मिले हों, जेनेटिक हों, ठीक है, या फिर इंजरी होगी हो रेड ब्लड सेल में, ठीक है, या फिर मलेरिया के टाइम पे अगर इन्फेक्शन फैल गया बॉडी के अंदर तो भी हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया में बोन मैरो के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से एप्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। ये किस वजह से होता है? अगर हमने ज़्यादा ड्रग्स ले लिए, केमिकल ले लिए, या इरेडिएशन की वजह से ये कोज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलीसाइटीमिया। इस कंडीशन में एक इंक्रीज होता है नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल में। अगर रेड ब्लड सेल का काउंट जो है इंक्रीज हो गया तो पॉलीसाइटीमिया हो जाता है। ये ब्लड की विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करेगा, ब्लड की जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज़ कर देगा, और रेट ऑफ फ्लो को डिक्रीज़ कर देगा। मतलब जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होती है उतना ज़्यादा कम फ्लो होता है फ्लूइड का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंट्रावास्कुलर क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब ब्लड जो है बॉडी के अंदर जमना शुरू हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम पॉलीसाइटीमिया। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। पहली है ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें वाइट ब्लड सेल की काउंट में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस तरीके के 3 तरीके के ये ल्यूकोसाइटोसिस हैं। पहला है न्यूट्रोफिलिया। अगर न्यूट्रोफिल्स की काउंट में इंक्रीज हो जाती है, ये कुछ जैसे इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में तो उस टाइम पे न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। नेक्स्ट है एजिनोफिलिया। अगर एजिनोफिल्स की काउंट में इंक्रीज़ है तो एजिनोफिलिया हो जाता है, ये भी एलर्जी कंडीशंस में क्रिएट होता है। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया। ये एक कैंसरस कंडीशन है जिसमें वाइट ब्लड सेल की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। कैंसर
को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैंसर में नॉर्मल ग्रोथ की बजाय एक ओवर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की। तो ल्यूकीमिया में जो ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकोपीनिया। अगर वाइट ब्लड सेल्स में डिक्रीज हो जाए काउंट में तो उसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। अगर हम ज़्यादा ड्रग्स मतलब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया हो जाता है, या फिर अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया तो उसकी वजह से भी ल्यूकोपीनिया हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मतलब वाइट ब्लड सेल का कौन सा कंपोनेंट कम हुआ है। तो जैसे हमने न्यूट्रोफिलिया, इजिनोफिलिया, ल्यूकीमिया किया था जिसमें सेल काउंट जो है इंक्रीज़ हो रही थी, इसी तरीके से अगर सेल काउंट डिक्रीज़ हो रही है तो डिपेंडिंग ऑन द नेम हम इनको क्लासीफाई करते हैं न्यूट्रोपीनिया, लिम्फोपीनिया एंड एजिनोपीनिया। अगर न्यूट्रोफिल्स में डिक्रीज़ हुई है अमाउंट या काउंट तो न्यूट्रोपीनिया, लिम्फोपीनिया अगर लिम्फोसाइट्स में हुई है, एजिनोपीनिया अगर एजिनोफिल्स की काउंट कम हुई है। अब है प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये इसमें एक डिसऑर्डर आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, जिसमें प्लेटलेट का जो काउंट है वो कम हो जाता है। अब क्लोटिंग के डिसऑर्डर, पहला है हीमोफीलिया। अगर फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर अगर हमारे पास अगर हमारी ब्लड में कम है या प्लेटलेट में कम है तो हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक है। दिस मोस्टली अकर इन मैन, ठीक है। ये जेनेटिकली ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू वुमेन, ठीक है। वुमेन में जीन प्रेजेंट हो सकते हैं हीमोफीलिया के, लेकिन वुमेन के अंदर हीमोफीलिया जनरेट नहीं होता, मतलब हीमोफीलिया को डिजीज़ कोज नहीं होती। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में इंट्रावास्कुलर क्लोटिंग होती है ब्लड की, जिसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अगर ब्लड वेसल में रफनिंग होगी है या थिकनिंग होगी है ब्लड वेसल्स की तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। और थ्रोम्बोसिस की वजह से डेथ भी कोज हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड द chapter of blood is finished in this lecture. We'll start the next topic in the upcoming lecture, and it's all about today. Thank you.